हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 5 तारीख से, तो उसी को देखते हुए मैं मैथ की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ एनटीपीसी के लिए। ठीक, और इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट भी हो चुके हैं और ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी तरीके में मतलब कर रहे होगे प्रैक्टिस सेट और आप अपनी तैयारी को बेहतर लेवल पर ले जा रहे होंगे। अब देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपको पता ही होगा जैसे कि जो मैथ के क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। कितने? 20 क्वेश्चन। जबकि हमारे जो एग्जाम में आते हैं एनटीपीसी के वो 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ठीक, 20 क्वेश्चन मैं किस लिए करवा रहा हूँ? क्योंकि 30 क्वेश्चन की वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये कुछ कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है। ठीक, ये जो ज्यादातर क्वेश्चन है इसमें मैंने एनटीपीसी जो 2019 का एग्जाम हुआ था वहां से उठाए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो रेलवे के ही जो रिसेंट के एग्जाम हुए हैं, जैसे एएलपी का हुआ, एसआई का हुआ, कांस्टेबल का हुआ, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, जितने भी ये वाले एग्जाम हुए हैं वहां से, और एनटीपीसी के ये सारे क्वेश्चन उठाए, सारे प्रीवियस ईयर है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई नए क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे वहां। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए। ठीक, ये भी मतलब 2019 का एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, कीजिए बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के करने के दो मेथड हैं, एक तो आप बेसिक से कर सकते हैं और आप चाहो तो इसे वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। अब देखो मैं इसे वैल्यू पुटिंग से करवाता हूँ। हमें ये दिया है, मतलब इक्वेशन दिया है और हमें इसका मान निकालना। ठीक, तो एक इक्वेशन है हमारे पास और तीन है वेरिएबल। ठीक, तीन है वेरिएबल, तो इसका मतलब हम दो वेरिएबल की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक, तो हम वैल्यू पुट क्या करेंगे? देखो हम जीरो तो वैल्यू पुट कर नहीं सकते, यानी पी क्यू या आर में से किसी भी दो वेरिएबल की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे मान लो पी या क्यू की हम कर रहे हैं, चलो मान लो कोई भी वैल्यू, तो हम अगर हम दो जीरो पुट करें तो देखो जीरो तो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ तो हमारा इन्फिनेटिव बन जाएगा, मान लो किसी की वैल्यू पुट हम जीरो करेंगे तो नीचे जीरो बन जाएगा। ठीक, तो क्या फायदा? तो लेकिन हम इसमें देखो पी और क्यू की, यानी कि पी की भी अगर हम वैल्यू वन पुट कर दें और क्यू की भी अगर हम वैल्यू वन पुट करें, तब करके देखते हैं। तो यहाँ वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यहाँ भी वन हो जाएगा, यानी कि वन प्लस वन माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो, यहाँ से आ जाएगा। ठीक, ये इधर पहुंच जाएगा, यानी कि टू इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट टू, ये आ गई। ठीक, अब हम इसमें पुट करके देख सकते हैं। पी की वैल्यू अगर हम वन पुट करेंगे, वन की पावर सिक्स वन हो जाएगा, प्लस क्यू की पावर वन की पावर, यहाँ क्यू की वैल्यू वन रखेंगे तो इसकी पावर सिक्स है, यहाँ भी वन हो जाएगा, माइनस। अब आर की वैल्यू आई है हमारे पास रूट टू, और रूट टू की पावर सिक्स, ये अपॉन। ठीक, यहाँ वन का स्क्वायर वन मल्टीप्लाई, यहाँ भी वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ आर की वैल्यू क्या? रूट टू, तो रूट टू का स्क्वायर, ये। ठीक, वन और वन टू, माइनस रूट टू की पावर सिक्स है, यानी कि दो की पावर थ्री, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आठ। ठीक, यहाँ रूट टू की पावर टू है, ये बन जाएगा दो, दो में से आठ जाएंगे, यानी कि माइनस के बचेंगे, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो छह, और अपॉन दो, इसे काटेंगे, दो तिया छह, तो क्या आ गया हमारा? माइनस के तीन। तो माइनस का तीन हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इसका सबसे बेस्ट मेथड है वैल्यू पुटिंग से। आप चाहो तो देखो इसे बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक से मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमें ये दिया था कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक, यहां से अगर हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर। अब चाहो ये इक्वेशन बन गई मानो। ठीक, इस इक्वेशन को हम घात तीन कर दे इसके, मतलब क्यूब कर देंगे इस प्रकार, मैंने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू है आर स्क्वायर। ठीक, तो दोनों तरफ अगर हम पावर थ्री कर दें, ठीक, इधर भी और इधर भी, अब यहां से a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, इसे करेंगे, यानी a की थ्री, यानी कि p की हो जाएगा सिक्स, प्लस या क्यू की पावर सिक्स, a की थ्री प्लस b की थ्री प्लस थ्री ए बी, थ्री ए क्या? पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ए बी और इंटू में a प्लस बी आता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां से फॉर्मूला खोल दिया हमने किसका? a की पावर a प्लस बी की पावर थ्री का। ठीक, और यहाँ इक्वल टू आर की पावर हो जाएगी सिक्स, ये। ठीक, अब देखो p की पावर सिक्स प्लस क्यू की पावर सिक्स प्लस
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 3p² क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, इधर है आर की पावर 6। यहाँ से अगर हम आर को इधर ले आए मतलब पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 माइनस को जाएगी आर की पावर 6, इधर इसे ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस के 3p स्क्वायर इंटू में क्यू स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। और हमसे क्या पूछा था, इसका मान बताना। देखो इसकी तो वैल्यू आ गई पी की पावर 6, ये जो ये वाला ये बन गया इधर, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3p² क्यू स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर। जब यहाँ रखेंगे तो नीचे क्या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एक नीचे से मतलब ये इस प्रकार ऊपर हो जाएगा ये 3p² क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और नीचे क्या है ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा क्या माइनस के 3। तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। ये है इसका बेसिक मेथड। और लेकिन मेरा मानना है कि आप वैल्यू पुटिंग से कीजिए, अगर आप पर आते हैं वैल्यू पुट से कैसे करते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि 2600 रुपए की राशि को दो हिस्सों में इस प्रकार उधार दी गई थी कि पहले हिस्से पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से के 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों के ब्याज के बराबर है। तो 10% पर कितना हिस्सा उधार दिया गया। मतलब जो 2600 रुपए मान हमने इसे दो भागों में बांटा ए और बी में, ठीक, इस प्रकार बांट दिया ये 2600 रुपए को। अब जो पहला हिस्सा है उसे 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए दिया गया है, यानी कि 10 पंजे 50, 50% बनेगा यहाँ से ब्याज इसका ए का, ठीक। और जो दूसरा है माने दूसरा पार्ट था बी, बी का 9% के हिसाब से 6 वर्षों के लिए, यानी कि 9 छिक्का 54, इसका ब्याज बनेगा 54%, ये 54% ऑफ बी, ये ठीक। तो यहाँ से हम ए और बी का रेशो निकाल लें क्योंकि ये बराबर है ना ब्याज, मैंने बोला बराबर से इसलिए हमने बराबर कर दिया। यहाँ से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम ए और बी का रेशो निकाल लेंगे तो क्या आएगा, इधर है 54, ठीक, और इधर है 50। अगर इन्हें हम काटें तो 27 दूनी 54, 25 दूनी 50, तो यहाँ से ए और बी का रेशो आ गया। और ए यानी कि अगर इन्हें जोड़ें 27 और 25 52, तो 52 की वैल्यू यानी ये दी है 2600, यानी कि 52 की वैल्यू कितनी दी है हमें 2600 दी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसने पूछा 10% पर कितना हिस्सा, 10% वाला हमने ए माना था, ठीक। तो हमने ए की वैल्यू निकाल लिया मतलब 27 की, तो 27 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो कर सकते हैं मतलब 27 की वैल्यू निकाल ली है तो 2600 अपॉन 52 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 27 से, ठीक। अब इसे करो, यानी कि इसे काटेंगे 26 दूनी 52, यहाँ से 2700 हो जाएगा, 2700 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 1350। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये रहा 1350, ठीक। तो बेहतरीन क्वेश्चन, तो ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए इसे फ्रैक्शन का। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, ठीक। तो वीडियो को सबसे पहले आपको पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखना है, यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। मतलब ऐसे नहीं खाली आप वीडियो देख रहे हो बस चुपचाप बैठे हो और वीडियो देख रहे हो, नो। हाँ हाँ मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप सोच रहे हो हाँ ठीक है ऐसे मैं भी कर लेता, ऐसे मैं भी कर लेता, ऐसे कुछ नहीं होता। कलम चलानी पड़ती है मैथ में, इस बात का ध्यान रखना है। जितनी आप कलम चलाओगे उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या बोला था, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, ठीक, हर से 2 कम है, यानी अगर हर मान लिया हमने x जो अंश है वो उससे 2 कम है x-2, तो ये है हमारी फ्रैक्शन। अब इसने क्या बोला था, यदि अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि x-2 को 2 से गुणा कर दिया जाए और हर को 3 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि हर है x इसको 3 से गुणा कर दिया जाए, तो हमारी जो फ्रैक्शन है भिन्न वो बन जाती है 2/9 ये। तो यहाँ से इसे सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 9, यहाँ बचेगा खाली 3, ठीक। 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x माइनस 3 दूनी 6, इधर x चला जाएगा यानी खाली x। तो यहाँ से x इधर आएगा तो हो जाएगा 2x, 3x में से एक जाएगा x 2x, ये 6 इधर पहुंचेगा, ये प्लस का 6, इसे काट लेंगे 2 3 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पुट कर देंगे हम इसमें, ठीक।
तो पुट करेंगे यानी कि 3 - 2, यानी कि 3 - 2 अपॉन 3। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1/3। तो हमारी फ्रैक्शन क्या थी, ये 1/3। तो 1/3 किस में दिया, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक, तो इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट एक कीजिए, देखो इसमें कह रहा है कि प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर कितना है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो चाहो तो मतलब 8 संख्याओं मैंने, जब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के माध्य, माध्य का मतलब औसत भी कह सकते हो। ठीक, तो 8 संख्याओं का कह रहा ना, तो नीचे तो 8 मान लो, प्रथम जो प्राकृतिक संख्या उनका योग मानो x है, तो उनका माध्य x/8 हो जाएगा। ठीक, और जो 8 अभाज्य संख्या उनका मान लो औसत है y, और मतलब योग है y, उनका औसत ये हो जाएगा, और क्योंकि नंबर तो 8 है हमारा, तो उनका क्या पूछा है इन्होंने, अंतर पूछा। जब अंतर निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, नीचे हमारा 8 जरूर देखने को मिलेगा, तो 8 मिलेगा देखने को, या 8 का में फैक्टर देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे 4, 2 या 1, तो इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो हम ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे एक तो हमारा ये हो सकता है, इसके नीचे 4 आ रहा है, एक ये हो सकता है, इसके नीचे 8 आ रहा है, ये दोनों नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं चाहे तो। अब देखो ऐसा करते हैं। ठीक, तो ये मैंने बताया थोड़ा सा, जिससे कि आप ऑप्शन पे आप नजर मार के कर सको। मानो एक ही ऑप्शन 1/4 है, यहाँ लिखा होता है 1/7, तो आप सीधा एक ही ऑप्शन डी है, इसे आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मतलब वो मारो इसे टिक और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो इसमें प्रथम 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या, ठीक, यानी कि जो फर्स्ट प्राकृतिक संख्या मतलब भाज्य, तो कहाँ से शुरुआत होंगी, 4 से, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और 13 हो जाएगी, और 15 हो जाएगी, 13 नहीं होगी, 9, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक, 12, 15, 15 कह रहा हूं मैं, बार बार लिख रहा हूँ प्राइम नंबर, 14, 15 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक, ये कौन से हमारी भाज्य संख्या। ठीक, अगर हम अभाज्य लिखूं मैं, तो अभाज्य हो जाएंगे हमारी, कहां से शुरुआत होती है, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन्हें हम जोड़ें, यानी कि 4 6 10 और 8 18, 9 18, 9 27, 10 33, 12 49, और 14 63, और 15 80, तो ये कितनी हो जाएंगी हमारी, ये 80 के लगभग बैठ जाएंगे, यानी 80 बैठेंगे। ठीक, और ये कितने बैठेंगे, एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ी सी क्यों लग रही है। भाज्य संख्या यही होती है ना, मतलब 4 से तो स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 2 3 तो हो नहीं सकती, 4 से 5 6 8, ठीक, 9 भी है, 10 भी है, 11 12 भी है, 14 भी है, 15 भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बोला था, 4 6 10 और 8 18, 18 9 27 10 37, यानी कि 49, और 14 63, और 63 और 15, 63 और 15, यानी कि 5 और 3 8 6 1 7, 78, ये 78 बैठेंगे इनका योग। मैं गलत जोड़ रहा था, 78, इन्हें जोड़े 2 और 3 5 और 5 10 7 17, और 11 28, और 13 41, और 17 58, और 19 58, और 19 77, तो ये कितनी बैठ जाएंगी, 77। अब इनका औसत का डिफरेंस निकालना है, यानी कि ये 78/8 माइनस 77/8, तो क्या आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा कॉमन, 78 में 77 जाएगा 1, तो 1/8 हमारा क्या है आंसर, जो कि दिया है ऑप्शन डी में, ये रहा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें थोड़ी मतलब मिस्टेक भी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे मान लो मैं भाज्य संख्या लिख रहा था, ठीक, तो थोड़ी सी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, जैसे मैंने कई बार यहाँ 13 लिख दिया, ठीक, तो इन पर थोड़ा ध्यान, मतलब आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आराम से ध्यान पूर्वक सोल्व किया जाता है, क्योंकि ये 1 मिनट तो लेगा ही क्वेश्चन, लेकिन 1 मिनट आपका बर्बाद चला जाएगा और इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए,
इसमें कह रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई और उसके बाद 40% की कमी हुई, तो प्रतिशत संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या है? देखो इसका तो सिंपल सा मतलब 40% की वृद्धि हुई, 40% की कमी हुई, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि हमेशा इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कमी ही होती है। ठीक, कह सकते हैं क्या, 40 का स्क्वायर ये अपॉन 100, यानी कि 1600 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 16% की क्या आएगी, कमी आएगी, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। ये रहा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मैंने कैसे किया है मतलब मैं बता दूं, यानी सक्सेसिव परसेंटेज से किया है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक, प्लस ए बी अपॉन 100, इससे क्या है, ठीक, 40% की पहले वृद्धि हुई, प्लस के 40, फिर हुई कमी तो माइनस के 40, प्लस प्लस के 40, माइनस के 40 की क्या हुई, गुणा, और अपॉन 100, यहाँ से क्या है ये, ठीक, क्योंकि 40 से 40 खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस क्या आ जाएगा, 16%। माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी को, डिक्रीज को। ठीक, तो इस प्रकार क्या है ये क्वेश्चन, आप सीधे भी ध्यान रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, मतलब दो कोई संख्या x% से बढ़ी है और फिर x% से कमी हुई है, तो ओवरऑल जो इसमें इफेक्टिव चेंज आएगा वो हमेशा डिक्रीज का आएगा, वो भी एक्स स्क्वायर अपॉन 100। नेक्स्ट ये कीजिए, इसमें कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक, तो मतलब इससे तो हम देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी 1000। ठीक, अब क्या कह रहा था, जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए, तो सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए और पूर्ण, तो सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे 24, अगर मैं 24 इसमें घटाऊं, ठीक, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बनेगा 976। तो 976 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक, दूसरी संख्या लेंगे हम ट्राई 39, अगर 1000 में से मैं 39 को घटाऊं, ठीक, तो यहाँ कितना कितना आ जाएगा, 10 में से हो गया 1, 9 में से 3 गया 6, तो आ जाएगा 961। तो 961 तो होता है किसका, वो 31 का होता है। ठीक, 31 का स्क्वायर होता है 961, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है, इसे आप ऑप्शन की हेल्प से ही करोगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि एक्स समीकरण, यानी एक्स जो, यदि एक्स समीकरण यदि है इसको संतुष्ट करता है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, मतलब हमें दिया इक्वेशन दिया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0, ये दिए। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x को इधर ले जाएंगे। ठीक, अब x को ले आएंगे नीचे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इधर बचेगा खाली 2। एक्स को एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा खाली एक्स, एक बार 1 के नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ बचेगा खाली 2। तो यहाँ से हमारी ये वाली कंडीशन बन गई। तो इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, इसका मान निकालना है। देखो मैं आपको बताऊं, हालांकि यहाँ पर 2 है, जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में 2 दिया हो तो उसे हम सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 2। तो जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पुट करेंगे यानी 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही है हमारा। लेकिन यहाँ अगर 2 ना दे करके मानो कुछ वैल्यू देता है इस प्रकार कोई कंडीशन बन जाती है, यानी कि एक्स प्लस 1 बटे एक्स, इस प्रकार बन जाती है, यहाँ 5 होता। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू निकालते, कुछ भी आती मानो वो, फिर उसकी सहायता से हम निकालते इसकी वैल्यू, एक्स की 3 माइनस अपॉन एक्स की 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की 3, ये इसकी वैल्यू निकालते, फिर ऐसे करते। लेकिन यहाँ हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा दिया है 2, अगर 2 देता है तो सीधी यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 और 1 2 हो जाएगा सीधा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, देखो इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एलिगेशन से हो जाएगा तो सीधा, ये तो एलिगेशन से हो जाएगा। मतलब इसमें क्या कहा है, लड़कों और लड़कियों की औसत आयु, यानी कि बॉयज और गर्ल्स, इनकी जो औसत आयु दी है वो दी है 16.8 वर्ष, ये ठीक। और ये लड़कों की औसत आयु थी वो थी 15.4, ये ठीक। और लड़कियों की जो औसत आयु थी वो थी 18.2, ये ठीक। अब यहां से एलिगेशन लगाएंगे हम, देखो 16.8 में से 15.4 जाएंगे, नहीं 8 में से 4 जाएगा 4, ये
और 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 14 यानी 1.4। अगर 100 मैंने 18.2 में से इसे घटाएंगे, ठीक, यानी 12 में 60 जाएगा 4, ठीक। और यहाँ 7 में 6 जाएगा 1, तो ये भी 1.4 बचा, यानी इसे काटेंगे तो यहाँ से 1:1 आ जाएगा, ठीक। यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या आ गया 1:1। तो 1:1 किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही आंसर। तो आप एलिगेशन से कर सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, देखो इसमें कह रहा है कि √3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, ठीक, के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मतलब हमें निकालनी है सर्कम सर्कल, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक। तो देखो इसमें सीधा फॉर्मूला भी होता है इसका, तो मैं आपको बता दूं, यानी कि जो परिवृत्त की त्रिज्या का सीधा फॉर्मूला होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, ये किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए है। वो क्या होता है, ये होता है a/√3, ठीक। ए क्या हमारी भुजा, जो कि दिया है ये √3, और अपन करेंगे √3, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, जो कि है ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक, हमसे पूछ लेता अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ये a/2√3। ये ए क्या है हमारी भुजा, तो यहाँ से अगर हम निकालते तो वो आ जाती 1/2, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना, ये फॉर्मूले हैं। आप चाहो तो देखो इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, मैं बता दूं। जैसे हमें दिया है समबाहु त्रिभुज, मान लो किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक, तो आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो। यह है समबाहु त्रिभुज, ठीक, इसकी भुजा दिया मैं √3 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से अगर हम इसे इस पर लंबवत डाल लें, तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ठीक, देखो ये इतना यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा √3/2, ये, ठीक। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, यानी कि ये √3 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, यहाँ से हाइट आ जाएगी, इसकी हाइट का स्क्वायर ये, ठीक। इसे सोल्व करेंगे यानी 3 माइनस क्या आ जाएगा 3/4 इक्वल टू h², 4 तो 12 में से 3 जाएगा 9/4, यानी हाइट का स्क्वायर, तो हाइट क्या आ जाएगी 9/4 रूट में, ठीक। और रूट से जब बाहर निकालेंगे यहाँ जाएगी 3, यहाँ जाएगी 2, यानी कि 3/2, तो हाइट क्या आ गई 3/2। अब देखो जो समबाहु त्रिभुज में यानी कि ये रेशो जो होता है इसका, यानी ये है हमारा सेंटर, वो होता है 2:1 का, ठीक। और जो हमारी सर्कम सर्कल होती है यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, वो यही होती है यहाँ से यहाँ, क्योंकि हम इस प्रकार खींचेंगे वृत्त, ये वाली होती है ये वाली, ठीक। तो 2 यानी कि 2 और 1 3, जो 3 का रेशो जो कि हाइट है हमारी वो आ गई 3/2, ठीक। हमें निकालनी है ये वाली, ये यानी 2 का रेशो हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा, यानी कि 3/2, 3 जाएगा नीचे, यानी कि इस प्रकार 3 जाएगा नीचे और 2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये निकल जाएगा, 3 से 3 काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, अब भी क्या आएगा 1। तो आप चाहो इस प्रकार भी कर सकते हो, यह है इसका बिल्कुल बेसिक वाला मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, देखो इसमें कह रहा है कि यदि √2 + √x इक्वल टू दिया है √3, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। √2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, √x की वैल्यू हमें क्या बचेगी, यानी कि ये √3 माइनस √2, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसका कर देंगे स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 माइनस के √2 का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 2ab यानी कि √3 इंटू √2, ठीक। यानी कि 2 और 3 और 2 5 माइनस 2, अंदर क्या हो जाएगा रूट में 3 दूनी 6, तो यहाँ से क्या आएगा 5 माइनस 2√6, जो कि दिया है 5 माइनस 2√6, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, ऐसे कुछ नहीं है कि कोई नए क्वेश्चन आते हैं वहां पर, 2-4 क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेटिव, नहीं तो सारे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे अगर आप तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि जी जान से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक, मॉक टेस्ट लगा रहे हो और तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा रहे हो, तो आराम से आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसी बात नहीं है।
देखो यहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड है वो है व्हाइट, अब तक था ब्लैक, अब है व्हाइट। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो जो चाल है हमारी, ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो विपरीत दिशा से इसका मतलब चाल है, इफेक्टिव जो स्पीड आएगी वो इनका अंतर आएगी, यानी कि 13 किलोमीटर जो जल में चाल है, यानी सॉरी नाव की जो चाल है, वो जो धारा की गति है 4, इनका डिफरेंस, यानी कि 13 में से 4 जाएगा 9, तो 9 आ गई हमारी स्पीड। ठीक, अगर कहता धारा के अनुकूल चल रही है नाव, तो जब 13 और 4 17, तो तब हमारी स्पीड कितनी आती, 17, यानी जुड़ जाती। और दूरी कितनी दी है, 63 किलोमीटर। हमें क्या निकालना, टाइम निकालना, यानी कि समय। 9 सत्ते 63, टी इधर पहुंच जाएगा, तो टाइम क्या आ गया हमारा, ये आ गया 7, यानी कि 7 घंटा। ठीक, तो दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ए कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि जब एक वस्तु को 425 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 425 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हो रही है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब 15% की हानि हो रही है, तो 85% पे बेची होगी वो वस्तु, यानी 85% की जो वैल्यू दी है हमें दिया 425। हमें क्या निकालनी है, क्रय मूल्य, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब 425 नीचे पहुंचेगा 85, मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। ये सब काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 17 से काटेंगे 17 पंजे 85, तो क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो 500 जो कि दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें बोला है एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, देखो इसमें बोला है मतलब रेलगाड़ी 473 मीटर लंबा पुल है एक, सबसे पहले उसने सिग्नल को पार किया। जब रेलगाड़ी सिग्नल को पार करेगी तो उसकी जो लेंथ होगी वो रेलगाड़ी की ही लंबाई होगी। ठीक, क्योंकि सिग्नल की तो कोई अपने आप में लेंथ नहीं होगी, सिग्नल हो या कोई व्यक्ति हो, उसे जब पार करती है रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी की जो लेंथ है वही ली जाती है। ठीक, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड, वो तो दी नहीं है मैं रेलगाड़ी की। ठीक, तो जो लेंथ है ट्रेन की हम टी मान लेंगे मानो। ठीक, और जो सिग्नल को पार करने में उसने 35 सेकंड लिए, टाइम होगा ये रहा 35 सेकंड, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब वो कह रहा है कि यदि 473 मीटर लंबे पुल को पार करेगी जब 78 सेकंड ले रही है, तो यहाँ से जो स्पीड है, यानी कि जो ट्रेन की जो वो लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी एक तो ट्रेन की लेंथ और एक पुल की लेंथ, अब हो जाएगी ये। अब कितना समय ले रही है, 78 सेकंड। अब इन्हें सोल्व कर सकते हैं और हमारा टी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ से एस की वैल्यू पुट कर देंगे, टी अपॉन 35 ये इज इक्वल टू टी प्लस 473 अपॉन 78। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो इधर पहुंच जाएगा 78, यानी 78 टी हो जाएगा इधर। ठीक, 35 जाएगा इधर, तो 35 टी प्लस 473 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 35 में, यानी कि 35 मल्टीप्लाई 473, इधर है 35 टी, इधर है 78 टी, यानी इधर आने पर हो जाएगा माइनस का, तो 78 में से 35 जाएंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा 43 टी, इधर क्या है 35 इंटू 473। ठीक, अगर हम 43 से 473 को काटे कट सकता है क्योंकि दिख रहा है 43 एकम 43, यहाँ बचेगा 4, फिर 43 एकम 43, यानी 11 बार कट जाएगा। ठीक, तो ये 11 बार कट जाएगा, तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35
इंटू 11, और 11 की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 पंजे 55, हासिल 5, 11 × 33 और 5 38। तो हमारी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 385 मीटर। ठीक, तो जो कि दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि यदि 4750 रुपए को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, 13% मतलब वार्षिक साधारण ब्याज दिया है 4 वर्ष के लिए, यानी कि 13 चौका 52, यानी 52% हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। हमें उसके बाद की प्राप्त धनराशि बतानी है, यानी कि 4750, या तो हम इसका पहले ब्याज निकाल लें फिर इसमें जोड़ देंगे, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, 152% की वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि ये दिया है 4750, यहाँ है 152, 152 को हम लिख सकते हैं, यानी कि 19 8 152 होता है, यानी कि 19 × 8 और अपॉन 10। देखो यहाँ जीरो तो है नहीं क्योंकि जीरो खत्म हो गई थी हमारी, और नीचे बचा 10। 19 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे 475 में तो 19 पंजे 95 को 5 का हासिल 9, 19 सत्ते 133 और 9 42 हासिल 14, 19 चौका 76, 76 और 14 90, मल्टीप्लाई 8 अपॉन 10। और जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 की जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 की जीरो हासिल 2, 8 0 0 यानी कि 2 और 8 ने 72 और अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि हमारा क्या जाएगा 72 20, जो कि हमारा आंसर है। ये किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही है हमारा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये रिसेंट के जो हमारे एग्जाम हुए हैं रेलवे के, यानी एएलपी हुआ है अभी, और एसआई हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का हुआ था। ठीक, तो वहीं से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, इसमें कह रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपए से बढ़कर 825 रुपए हो गया, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे। देखो प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, मतलब हमें एक्सपेंडिचर यानी खर्च रखना हमें समान। अब वो कह रहा है कि जो प्राइस है सिलेंडर का, यानी प्राइस वो 660 था पहले, फिर कितना हो गया बढ़कर 825 हो गया। ठीक, अगर हम प्राइस का रेशो निकाल लें, यहाँ से 5 से काटेंगे, यानी कि 5 से नहीं, पहले 11 से काट सकते हैं क्योंकि 8 5 13 में से 2 जाएंगे 11, तो हमें दिख रहा है कि 11 से कट जाएगा, तो 11 छिंग 66 रेशो, इसे काटेंगे यानी 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। अब इसे 15 से काट सकते हैं, यानी 15 चौका 60 और 15 × 75, तो प्राइस का रेशो आ गया। तो यहाँ से हमारा कंजप्शन का रेशो क्या जाएगा, यानी खपत का, इसका रिवर्स हो जाएगा वो। ठीक, क्योंकि हमें खर्चा सेम रखना है, ये हो जाएगा 3/4। तो आप देख सकते हैं पहले 3 था, ठीक, फिर कितना हो गया 4, तो इसका मतलब 1 बढ़ा है 4 पर, उल्टा कर रहा हूं मैं, यानी 75 जो 15 पंजे 75 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 से कितना हो गया मेरा 4, तो इसका मतलब 1 कम हो रहा है 5 पर, 1 कम हो रहा है 5 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20%। तो हमें खपत 20% से कम करना पड़ेगा अगर हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अब नेक्स्ट है ये, कीजिए, पहले खुद कीजिए एक बार। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद करना है, यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक, अगर आप खाली ऐसे ही वीडियो देख रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैथ में आप जितनी कलम चलाओगे उतना फायदा है। देखो इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत उसकी लागत कीमत से 30% अधिक अंकित करता है, अपने माल को बिना लाभ हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मानो उसकी माल की कीमत हम 100 मान सकते हैं, उसने क्या करा 30% अधिक अंकित कर दिया, मतलब उसने 130 कर दी उसकी अंकित मान। ठीक, अब वो कह रहा है उसे बिना लाभ हानि के बेचना, बिना लाभ हानि के बेचने का मतलब उसे वापसी 100 में बेचना है, तो जब 100 में बेचना है तो उसे 30 की छूट देनी पड़ेगी, तो 30 की छूट देगा 130 पे, यही निकालना है छूट परसेंटेज ये। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 300। ठीक,
और नीचे हो जाएगा 13। जब 13 से हम डिवाइड करेंगे तो 13 × 39, ठीक। यहाँ 13 × 39 नहीं, 13 दूनी आएगा, 13 दूनी 26 और फिर 13 × 39 यानी 23 पॉइंट करके कुछ हमारा आएगा परसेंटेज में। तो 23 पॉइंट कुछ करके ये रहा, ऑप्शन बी में दिया है 23.08, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है ये, कीजिए। देखो इसमें बोला है 20%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट, हमें इसकी एक छूट निकालनी है, मतलब बराबर एकल छूट कितनी है। देखो चाहो तो आप कैसे भी कर सकते हो, यानी कि आप सक्सेसिव परसेंटेज वाला जो ये वाला फॉर्मूला होता है, a + b - ab/100, यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप पहले इससे करते हैं, यानी कि 20 और 5 25 और फिर 20 पंजे 100/100 करेंगे, यानी कि आ जाएगा 1, तो 25 में से 1 जाएगा 24, यानी कि इन दोनों को सोल्व करके हमारा क्या आ गया 24%। अब 24%, ठीक, और यहाँ क्या है 2%। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे, यानी कि 24 और 2 26% और माइनस 24 दूनी 48, 48 के नीचे है 100, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ, यानी ये। तो 26 में से 0.48 जब जाएगा तो क्या बचेगा 25.52। तो हमारा जो एकल छूट है वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सक्सेसिव डिस्काउंट जो हमारा ये है वो ये आ जाएगा 25.52, जो कि दिया है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है सही आंसर। और देखो आप चाहो तो दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पहले उसने 20% की छूट दी, इसका मतलब उसने 80% में बेचा होगा, 80% का मतलब 4/5, ठीक, मल्टीप्लाई। फिर उसने 5% की छूट दी, यानी 95%, 95% का मतलब 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100, तो 19/20, ठीक। फिर उसने 2% की छूट दी, 2% का मतलब 98%, 98% को काटेंगे यानी कि 49 दूनी 98 और 50 दूनी 100, ठीक। इसे आप सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 4 पंजे 20, ठीक। तो ऊपर क्या हो जाएगा 19 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, यानी 19 निम्मा 171 को 1 का हासिल 17, 19 चौका 76, ठीक। 76 में अगर 17 जोड़ेंगे हम, यानी कि 7 6 13, 7 और 1 8 और 1 9, तो 93, तो क्या आ जाएगा हमारा 93 आ जाएगा, यानी ये 93। और नीचे क्या 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी ये नीचे आ गया हमारा 1250। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि पहले 1250 था, बाद में कितना हुआ 931, तो कितना कम हुआ 1250 में से जब 931 घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक। यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक। और यहाँ बचेगा 12 में से 9 जाएगा 3, तो 319 हमारा कम हो गया 1250 पर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए, 1 0 से 1 0 खत्म कर देंगे, इसे काटेंगे यानी 5 से 5 दूनी 10, इसे काटेंगे 5 से, तो 25 पंजे 125, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 319 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38, 3 दूनी 6, यानी कि 638, नीचे क्या हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई अगर हम ऊपर नीचे 4 से कर दें, ठीक, यानी कि 4 अट्ठे 32 को 2 का हासिल 3, ठीक, 4 तिया 12, 3 15 को 5 का हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, और नीचे बन जाएगा हमारा 100। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का आ जाएगा हमारा ये 25.52। देखो ये भी एक तरीका है करने का, यहाँ से भी क्या है यही आया 25.52, लेकिन यहाँ से हमारा थोड़ा लंबा हो गया, तो आप इससे ही करना, यही है इसका बेस्ट मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 18वां क्वेश्चन है, कीजिए। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये शायद ये एएलपी का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अभी जो रिसेंट में एएलपी का एग्जाम हुआ था वही या तो एएलपी का या जेई, इनमें से किसी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वीर 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदता है, इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है, वह शेष अमरूदों का 14 रुपए प्रति, यानी शेष जो अमरूद बचे उन्हें 14 रुपए के हिसाब से उसने बेचे, तो 230 रुपए का लाभ कमाया उसने, तो फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत निकालना। देखो अमरूद थे हमारे पास 200, अब कह रहा है कि कुछ अमरूद सड़ गए, मानो जो सड़े हुए अमरूद हैं वो थे एक्स अमरूद सड़े थे, तो हमारे पास अमरूद कितने बचेंगे, वो बचेंगे 200 माइनस एक्स ये। अब ये बचे हुए जो अमरूद हैं उन्हें 14 रुपए के हिसाब से बेच दिए, यानी कि 14 के अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रुपए के बेच दिए। अब वो क्या कह रहा है, उसे उसके बाद 230 रुपए का लाभ हो गया, 1800 रुपए को उन्होंने खरीदे थे, 230 रुपए का लाभ हुआ, तो 1800 अगर 230 जोड़ेंगे तो 2030, यानी कि इतने रुपए के बिके होंगे वो।
अब यहाँ से बन गई इक्वेशन, इसे सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि 14 दूनी 2800, ठीक, माइनस 14x इज इक्वल टू 2030। 14x इधर जाएगा, 2030 इधर आएगा, यानी 2800 में से अगर 2030 जाएंगे तो बचेंगे यानी कि 770। कितने बचेंगे? 770। इधर बचेगा 14x, 14 नीचे पहुंचेगा, यानी कि 14 से काटेंगे अगर हम, 14 पंजे 70, फिर 14 पंजे 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55। ठीक, तो कितनी आ गई x की वैल्यू? 55। अब ये क्या है हमारे, x क्या थे हमारे? सड़े हुए अमरूद, तो इसका मतलब 55 थे हमारे पास सड़े हुए अमरूद। लेकिन हमसे क्या पूछा है? जो सड़े हुए अमरूद है उनका परसेंटेज पूछा है, तो निकाल सकते हैं। यानी कि 55 थे हमारे पास सड़े हुए अमरूद, कितने अमरूदों में से? 200 अमरूदों में से, मल्टीप्लाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हम खत्म कर लेंगे, 55 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27.5। तो 27.5% क्या है हमारे पास? सड़े हुए अमरूद थे। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए, रेशो का क्वेश्चन है, अनुपात का। देखो इसमें बोला है यानी कि P अनुपात Q प्लस R, ये हमें दिया है 2/5, ये ठीक। और फिर हमें दिया है R अनुपात P प्लस Q, यानी R अनुपात P प्लस Q जो दिया है वो कितना दिया है? 6/7। अब हमसे क्या पूछा है? यानी Q अनुपात P प्लस R पूछा है, यानी कि Q अनुपात P प्लस R हमसे पूछा है। अब देखो यहां से पहले हमें रेशो को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी इक्वल बनाना पड़ेगा। यानी कि P Q R यहाँ भी 3 है, और P Q R यहाँ भी 3 है, और इन्हें अगर हम जोड़े यानी कि 5 और 2 7, और यहाँ 7 6 13, तो इसका मतलब यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, ये हमारे मेंटेन नहीं है, तो इन्हें मेंटेन करेंगे। यानी कि अगर ये 5 और 2 7 है, यहाँ 13 है, अगर इसमें हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ठीक, इसमें हम 13 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे इसमें कर दिया हमने 13 से मल्टीप्लाई, और ये 7 6 13 था ही हमारा, तो यहाँ करेंगे हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ कर दिया हमने 7 से, जिससे कि हम ये मेंटेन हो जाए। अब करेंगे, यानी कि P अपॉन Q प्लस R हमारा क्या आ जाएगा? 13 दूनी 26 अपॉन 13 पंजे 65। अब यहाँ से हमारा R अपॉन P प्लस Q कितना आ जाएगा? 7 6 42 अपॉन 7 7 49। अब आप चाहो तो ना जोड़ के भी देख सकते हैं, कैसे? 6 5 11, 6 2 8 1 9, यहाँ से 91 आ रहा है, या 9 2 11, 4 4 8, 4 4 8 और 1 9, देखो 91 आ रहा है दोनों का, तो इसका मतलब ये हमारे रेशो मेंटेन है। ठीक, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, मेंटेन करने पड़ते हैं। अब यहाँ से हम तीनों की वैल्यू निकल सकती है, देखो वो कैसे। यानी कि P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 26, ठीक, Q प्लस R दिया हमारे पास 65, और यहाँ से R की वैल्यू 42 है, ये ठीक, R की वैल्यू आ गई 42। अगर जब R की वैल्यू यहाँ 42 पुट करेंगे तो 65 में से अगर 42 जाएगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, यानी कि 65 में से अगर हम 42 घटाएं तो 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा 2, तो ये आ गई हमारे पास Q की वैल्यू। अब हम कुछ भी पूछा वो निकाल सकते हैं। क्या पूछा था हमारे पास? Q अपॉन P प्लस R, तो Q कितना है? 23, ये अपॉन P प्लस R, P कितना है? 26 प्लस, और R कितना है? 42, यानी कि 23 अपॉन 26 और 42, यानी कि 6 और 2 8, और 4 और 2 6, तो हमारे पास क्या है? 23/68, ये आ गया 23/68, तो जो कि दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही है हमारा, 23/68। ये बेहतरीन क्वेश्चन था। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कीजिए, एक बार खुद करके देखिए इसे। देखो इसमें कह रहा है पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपए है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था उसमें मैंने एक चीज बताई थी, जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि
इस टाइप से कह रहा है कि हमें मतलब 10 मतलब x% छूट दी तो उसे y% का लाभ हुआ। तो वहां से हम यानी कि हम सीधा यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और मार्क प्राइस यहाँ से इनका डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। वो कैसे? यानी कि इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख सकते हैं यानी कि 100 माइनस यहाँ छूट परसेंटेज में, छूट यहाँ 100 प्लस यहाँ लाभ परसेंटेज में। अब निकाल सकते हैं यानी कि सीपी अपॉन एमपी। इसका रेशो क्या आएगा? यानी कि 100 माइनस छूट कितनी दी है उसने 10% की, अपॉन अब 100 प्लस लाभ कितना हुआ उसे 20% का। तो 100 माइनस 10 90 और 100 प्लस 20 120। एक जीरो से एक जीरो खत्म और 9 और 12 को भी हम काटेंगे 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो कह सकते हैं हमारा 3 क्रय मूल्य है, 4 हमारा यानी अंकित मूल्य था। हमें क्या निकालना है? पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है, जबकि हमें पुस्तक का मुद्रित मूल्य दिया है। यानी मुद्रित मूल्य 4 की वैल्यू हमें दी है, ये कितनी 3900। ये हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम 4 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि 4 निम 36, 3 बचेगा 4 सत्ते 28, यहाँ 4 पंजे 20। ये आ गई 1 की वैल्यू। हमें किसकी निकालनी है? 3 की। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 पंजे 15 को 5 का हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 को 2 का हासिल 2, 3 नम 27 2 29। तो क्या आ गई? 2925। ये 2925 किस में दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हो इसकी सहायता से। देखो अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप अगर करते तो देखो वो कैसे करते मैं उसे ही बता देता हूँ। देखो इसने बोला था मानो कोई भी चीज है हमने जो अंकित मूल्य है वो मान लिया हमने 100। ठीक, उसने बोला था पहले उसने दी इस पर कितने की छूट? 10% की छूट दी। तो जब 10% की छूट दी वो बन जाएगा 90। ठीक, अब 90 पर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब जो 90 है ये 120% की वैल्यू है। यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो हमारा सीपी आ जाएगा। ये था हमारा एसपी सेलिंग प्राइस और ये था हमारा मार्क प्राइस। ठीक, जो कि हमने माना था मार्क प्राइस और उसने 10% की छूट दी तो इसका मतलब इस 90 रुपए में बेका और है ये 90 जो रुपए हैं वो 20% का लाभ है उसमें, यानी कि वो 120% की वैल्यू है। यहाँ से अगर हम सीपी निकालें तो आ जाएगा ये, और इसे हम काटेंगे यानी कि 0 से 0 खत्म। ठीक, और इसे भी काटे यानी कि 12 900 बटे 12, यहाँ 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10 और 6 से काटेंगे तो 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा? 75। अब कितना आ गया सीपी? 75। तब भी देखो वही आ गया, यानी कि एमपी हमारे पास क्या है? जो एमपी है और जो सीपी है, अगर यहाँ से मिलकर रेशो निकालें, एमपी कितना हमारे पास 100 और सीपी कितना 75, तब भी वही आया ना, यानी 25 चौका 100 और 25 थी 75। पहले भी हमारा यही आया था, यानी कि जब हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला था, यानी कि 100 माइनस छूट यानी कि 10 और 100 प्लस लाभ यानी कि 20। तो यहाँ से भी क्या आया हमारा? यानी कि सीपी और एमपी का रेशो आया था। इसे भी करेंगे 100 में से 10 जाएंगे 90 और यहाँ 120, यानी कि 90 और 120 सीपी अपॉन एमपी। तो यहाँ से हमारा सीपी और एमपी का रेशो कितना आ जाएगा? 3:4। अभी यही आया। ठीक, तो इसलिए इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखो डायरेक्ट करने के लिए। ठीक, और आप कर सकते हैं, मतलब हमारा 4 की वैल्यू हमें दी थी और हमें 3 की वैल्यू निकालनी है फिर, तो कर सकते हैं ऐसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेरा मानना है आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखो और डायरेक्ट करो। ठीक, तो यही 20 क्वेश्चन थे हमारे इस वाले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे ही लगे रहना, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि अब ये जो टाइम है ये सिर्फ प्रैक्टिस करने का है, रिवीजन करने का है। ठीक, और जो मैथ के जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर वाले लगाओ, जितने भी रेलवे के हाल ही में एग्जाम हुए हैं या टीसीएस ने जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, तो वो वाले क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम में पीवाई को जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ नया नहीं मिलेगा, क्योंकि टीसीएस एग्जाम करवा रही है अब भी, और अब तक भी टीसीएस करवाती आ रही है, और 2-4 क्वेश्चन ही न्यू टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।